हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर की का। दोस्तों, आप सब लोगों की काफी रिक्वेस्ट थी कि सी लैंग्वेज का टॉपिक स्टार्ट करूं एंड वन बाय वन सारी लैंग्वेजेस कवर करूं। तो आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पूरा का पूरा सी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज क्या होता है, एक्चुअली बेसिक प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज क्या होता है, क्या क्या इसके कैरेक्टर सेट्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का क्या होता है। तो वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, उसी के बेस पर आज मैं ये सी लैंग्वेज स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों होता क्या है? तो सी एक्चुअली क्या है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। तो सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज होती है, टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर दैट व्हाट टू डू, यानी कंप्यूटर को बताता है कि हमें क्या करना है। तो ये एक, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। लाइक एग्जांपल, सी लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो ये सारे क्या है? ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं। तो सी लैंग्वेज किसके अंडर डेवलप हुई? एट एंड टी बेल लैब में डेवलप हुई है, जो यूएसए में 1972 में डेवलप हुई है, जिसे डेवलप किया था डेनिस रिची ने। आप यहाँ पर उनका इमेज भी देख सकते हैं। तो सी लैंग्वेज किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची ने डेवलप किया था। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कैसे होता है? एक्चुअली लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है। एक जिसमें आता है हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एंड दूसरा आता है लो लेवल लैंग्वेज। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें ये बताता है कि सी कुछ फीचर्स लो हाई के सपोर्ट करता है एंड कुछ फीचर लो के सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसे हम कॉम्बो ऑफ बोथ, यानी कि हाई एंड लो का कॉम्बिनेशन, जिसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो सी किसके अंडर आती है? सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंडर आती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? मीन्स की वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स। जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम है, ये उनको हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग द फंक्शन। तो हमारा यहाँ पे क्या टॉपिक आता है? एक फंक्शन के थ्रू हम हमारे प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में, जिसके थ्रू प्रोग्राम को समझना भी इजी हो जाता है और उनको मॉडिफाई भी अगर करना हो तो वो काफी इजी होता है। तो सी किस टाइप की लैंग्वेज है? सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सी सपोर्ट फंक्शन दैट अनेबल्स इजी मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड बाय ब्रेकिंग लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर मॉड्यूल। यानी कि जो भी हमारा प्रोग्राम रहता है उनको हम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं और उनको फिर इजी अंडरस्टैंड करना काफी इजी होता है। और इन केस वी वांट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, दैट वी कैन इजीली मॉडिफाई दैट प्रोग्राम आल्सो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है सी में? तो इसमें फर्स्ट आता है कैरेक्टर सेट, यानी कि सी किस टाइप के कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो सी अल्फाबेट्स को सपोर्ट करता है, डिजिट को सपोर्ट करता है। अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर ये ए टू जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड को सपोर्ट करता है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड को सपोर्ट करता है, यानी कि ऑल अल्फाबेट्स की सपोर्ट करता है। डिजिट्स की अगर बात करें तो 0 to 9 डिजिट को सपोर्ट करता है। पंक्चुएशन एंड स्पेशल सिंबल्स कैरेक्टर्स, लाइक कि डॉलर हो गया, हैश हो गया, कोमा हो गया, कोलन हो गया, सेमिकोलन हो गया, कोलन हो गया, एंड M% हो गया, परसेंट हो गया, एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए। तो ये सारे सपोर्ट करता है कैरेक्टर सेट में सी लैंग्वेज के अंदर। एस्केप सीक्वेंसेस की अगर बात करें, सपोज एक प्रोग्राम में मुझे लाइन ब्रेक देना है, यानी कि एंटर लगाना है। तो लाइन ब्रेक के लिए, एंटर के लिए मुझे /n यूज करना होता है। कोई टैब देना हो, गैप देना हो, तो /t यूज करते हैं, /a फॉर अलर्ट। तो ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस भी सी सपोर्ट करता है। वाइट स्पेस कैरेक्टर की बात करें तो अगर हम वाइट स्पेस देते हैं बीच में, तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है इन सी लैंग्वेज में। ठीक है। नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसमें आता है टोकन। टोकन की बात करें तो टोकन एक्चुअली क्या है? टोकन in C language are the minor element or a building block used to construct or develop together in a C program. सपोज किसी प्रोग्राम में मैं कुछ भी लिखती हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने printf लिखा, तो ये एक टोकन हो गया ब्रैकेट का मिला के। फिर यहाँ पे मैंने परसेंट लिखा, तो ये
एक टोकन हो गया, फिर मैंने लिखा एस तो ये एक टोकन हो गया, ये एक टोकन हो गया। तो इस तरीके से ये टोकन होते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, तो इसे हम टोकन कहते हैं। दीज टोकन इन सी आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होते हैं। कंपाइलर ब्रेक्स अ प्रोग्राम इनटू अ पॉसिबल माइनर यूनिट्स, तो कंपाइलर इन टोकन्स को अलग अलग ब्रेक करता है, जितनी भी इनकी अलग अलग यूनिट है उनके अकॉर्डिंग ब्रेक करता है, और उन्हीं स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टोकन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है कीबोर्ड, कीवर्ड्स, नेक्स्ट आइडेंटिफायर, स्पेशल सिंबल्स, स्ट्रिंग, ऑपरेटर एंड कांस्टेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, इन सी देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स, दीज कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड इन नेचर, यानी कि प्री डिफाइंड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, इनमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज इफ वी आर राइटिंग ब्रेक, देन वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट एज इट इज, वी कांट राइट लाइक दिस, कैपिटल बी वी कांट राइट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर अलग हो जाएगी और ये स्टेटमेंट यहाँ पर अलग है। तो ये 32 टोटल रिजर्व्ड कीवर्ड है, जो कि ये फिक्स है, प्री डिफाइंड है सी लैंग्वेज के अंदर टोटल। ठीक है, तो इनमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, और ये सारे के सारे लोअर केस में लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल बी में कुछ लिखती हूँ या स्मॉल बी में लिखती हूँ, तो ये वाला मुझे एज अ कीवर्ड ट्रीट किया जाएगा, और ये नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल वर्ड ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज are short and informative names that uniquely identify variables। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंटीजर टाइप का आई, तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई, यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया वेरिएबल के लिए कि आई एक इंटीजर टाइप का है, जो कि आई एक सिंगल डिफाइंड है और ये यूनिक है यहाँ पर, यानी कि अब दो बार आई ये डिफाइन नहीं कर सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या है, ये एक इसकी यूनिक आइडेंटिटी हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है वो हम यहाँ पर देखते हैं। आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के रूल्स क्या क्या है। आइडेंटिफायर शुड ऑलवेज बिगिन विद न्यूमेरिकल डिजिट एंड हैज सॉरी शुड नॉट बी बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट, और ये किससे स्टार्ट होते हैं, ये या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं या अंडरस्कोर से। जो यहाँ पे आइडेंटिफायर्स है आपके, आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट करने के दो ही वे है, या तो आप इनको अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप इनको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कुछ आइडेंटिफायर ऐसे लिखते हो, डॉलर सॉरी एम% आई, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। अगर आप ये लिखते हो वन सॉरी ये एम% अंडरस्कोर है यहाँ पर, अंडरस्कोर आई, और अगर आप ये लिखते हो 1_i, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनवैलिड होगी और ये आपकी वैलिड है। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट यू लिखते हो IJ_1, तो ये आपकी स्टेटमेंट वैलिड है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, आइडेंटिफायर ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो अगर आपका आइडेंटिफायर अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट है, रेस्ट कुछ भी वैल्यू कोई इश्यू नहीं है, तो वो वैलिड स्टेटमेंट है, रेस्ट वो इनवैलिड रहेगा। आइडेंटिफायर में आप यहाँ पर स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे आपने लिखा ABC, ये लिखा अंडरस्कोर जेड, ये लिखा, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। बट अगर आपने ये लिखा ABC_Z, तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो आइडेंटिफाई ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। सपोज आपने लिखा मैक्स, MAX, यहाँ पर M कैपिटल है, और नेक्स्ट टाइम लिखा स्मॉल mx, तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो आप ये नहीं बोल सकते ऊपर आपने अगर मैक्स डिक्लेयर किया तो नीचे आपने मैक्स डिक्लेयर किया, तो आपको जस्ट मेक श्योर होना है कि आपने दोनों सेम स्टेटमेंट लिखी हो यहाँ पर मैक्स की। तो आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं इन नेचर में। ठीक है, the length of identifier shouldn't be more than 31 कैरेक्टर। तो लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर तक ही हो सकती है, उससे मोर देन नहीं हो सकती है यहाँ पर 0 to 31। कोमास एंड ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोमा एंड ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर्स में, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा, ये हमारी स्टेटमेंट इनवैलिड थी। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दैट वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स। जो अभी हमने यहाँ पर ऊपर कीवर्ड्स देखे थे, तो ये कीवर्ड्स ये सारे रिजर्व्ड है,
तो इनको आप एज आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट आप कुछ भी आइडेंटिफायर्स में यूज कर सकते हो। तो ये इसके बेसिक रूल्स थे यहाँ पर, जो कि हम टोकन्स में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है स्पेशल सिंबल। तो स्पेशल सिंबल की अगर बात करें तो यहाँ पर सी लैंग्वेज अलग अलग तरह के स्पेशल सिंबल सपोर्ट करता है, लाइक कि सिंपल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, कोमा, हैश फंक्शन हो गया, हैश सॉरी जिसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर, जिसे हम बोलते हैं ऐसे हैश, ठीक है। आस्ट्रिक, डॉट, कोलन, सेमीकोलन, इक्वल्स टू, ऐसे काफी और भी है, एम्परसेंट एंड एम्परसेंट हो गया, एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, ये एंगुलर ब्रैकेट्स हो गए, क्वेश्चन मार्क हो गए। तो ये सारे यहाँ पर सपोर्ट किए जाते हैं। तो सी लैंग्वेज में स्पेशल सिंबल्स सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। जैसे कि नॉर्मल हम कैरेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम डेटा टाइप की डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। ये हम 5 डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पहले अभी समझते हैं कैर को। तो कैर क्या होता है? कैर यानी कि अल्फाबेटिक वैल्यू को कंसीडर करता है, लाइक कि ए, बी, सी, डी। तो इस वे में कैर ओनली सपोर्ट करता है सिंगल वर्ड को, सिंगल अल्फाबेट को सपोर्ट करता है। तो स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। सपोज कैरेक्टर में मैंने क्या किया, ओनली सिंगल अल्फाबेट एंटर किया, तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग मैं क्या कर सकती हूँ, लाइक कि पूरा एक वर्ड लिख सकती हूँ। और इसको लिखने के लिए हमेशा हमें इसको डबल कोट्स में लिखना होता है। कैरेक्टर को हम हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं, बट स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में लिखेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। रेस्ट इसमें एक एडिशनल कैरेक्टर ऐड होता है, जिसे हम बोलते हैं नल कैरेक्टर स्लैश जीरो, जिसे हम डिक्लेयर करते हैं। सपोज आपने कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है 1 2 3 4, 4 साइज का, तो ये टोटल कितनी बाइट कंज्यूम करेगा? ये एडिशनल 1 ऑल्सो कंज्यूम करेगा, जो कि नल कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। तो ये टोटल 5 बाइट कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में एक एडिशनल कैरेक्टर ऐड होता है, जिसे हम बोलते हैं नल कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, जो कि लास्ट में नल कैरेक्टर ये डिफाइन करता है कि आपका टोटल जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गया है विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे कि अब ये अल का है, अल का लिखा है मैंने, ALKA। तो ये ए 1 बाइट कंज्यूम करेगा, एल 1 बाइट कंज्यूम करेगा, के 1 बाइट कंज्यूम करेगा, ए 1 बाइट कंज्यूम करेगा, एंड दिस नल कैरेक्टर इज ऑल्सो कंटेन्स 1 बाइट, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कैर str स्ट्रिंग, जो एरे लिया मैंने 6 टाइप का, जिसका साइज है 6, HELLO 5 ये हो गए। और ये 6 टाइप का है, दैट मीन्स कि एक यहाँ पर एडिशनल मुझे लेना पड़ा। अगर मैं यहाँ पर 5 स्टेटमेंट लेती तो ये ओ को यहाँ पर, ये नल कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर HELL और नल इस स्टेटमेंट को ऐसे दिखाता। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक एडिशनल लेना पड़ा, जिसके लिए किस पर्पज के लिए मुझे लेना पड़ा? वो मुझे नल कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए लेना पड़ा। और ये यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर है, यानी कि S0 इंडेक्स पे है, E1 इंडेक्स पे है, L2 इंडेक्स पे है, L3 इंडेक्स पे है, 04 इंडेक्स पे है, एंड नल कैरेक्टर इज 5 इंडेक्स पे है। ये हम एरे का टॉपिक आएगा तो अच्छे से समझेंगे कि एरे में ये क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम बेसिकली समझ सकते हैं। तो स्ट्रिंग हमारा यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि कैरेक्टर में हम सिंगल अल्फाबेट्स ले रहे थे विद सिंगल कोट्स। अब स्ट्रिंग में हम क्या ले रहे हैं? पूरा वर्ड ले रहे हैं विद डबल कोट्स, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, जो कि हम फर्दर वीडियो में इनका डिस्क्रिप्शन फुल लेंथ में देखेंगे। ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है? ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज आर स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड डेटा आइटम ऑन विच दे आर अप्लाइड अपॉन आर नोन एज ऑपरेंड। अगर यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑपरेंड एंड ऑपरेटर क्या होता है। तो सपोज मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ 5 + 4। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है। तो 5 की बात करें एंड 4 की बात करें, तो ये हमारे यहाँ पर क्या है? ये हमारे यहाँ पर ऑपरेंड्स है। और अगर प्लस की बात करूं तो प्लस ये हमारा यहाँ पर ऑपरेटर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर एंड ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेटर यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सक्लेमेशन, काफी इसमें आएंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज। तो वो सारे ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। एंड ऑपरेंड क्या होता है? जो ये ऑपरेटर इन ऑपरेंड्स पे अप्लाई होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। अगर हम देखें डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेंड, अगर नंबर ऑफ ऑपरेंड के अकॉर्डिंग
देखें तो ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं और वैसे ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है यूनरी ऑपरेटर, सेकंड आता है बाइनरी एंड थर्ड वन इज टर्नरी। यूनरी मीन्स कि ये ओनली सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होएगा, लाइक दिस। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ओनली सिंगल ऑपरेंड है और ये क्या है, ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेंड यानी कि 2 ऑपरेंड पे अप्लाई होता है, यानी कि वहां पर 2 ऑपरेंड होंगे, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर यानी कि 3 ऑपरेंड पे अप्लाई होता है और इसका ओनली एक ही एग्जांपल है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, टर्नरी 3 ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। इनका एग्जांपल हम फर्दर वीडियो में देखेंगे जब हम ऑपरेटर का अलग से वीडियो कवर करेंगे। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, टोटल ये 8 टाइप्स के होते हैं। अर्थमेटिक, रिलेशनल, अर्थमेटिक में प्लस माइनस एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल आता है। रिलेशनशिप में, रिलेशनल में लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। लॉजिकल में एंड आता है, और आता है, एंड नोट आता है। असाइनमेंट में इक्वल्स टू का साइन आता है। इंक्रीमेंट में प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है डिक्रीमेंट में। कंडीशनल में हम यहाँ पर कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क, कोलन एंड देन सेमी कोलन। बिटवाइज में भी हमारे पास एंड आता है, और आता है, एक्सोर आता है, नोट भी आता है, लेफ्ट शिफ्ट आता है, राइट शिफ्ट आता है, एंड स्पेशल सिंबल में कोमा हो गया, साइज ऑफ हो गया। वो सारे हम आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कांस्टेंट, जो कि हमारा लास्ट टोकन है। कांस्टेंट का दोस्तों आपको नाम भी पता हो, कांस्टेंट का मीनिंग भी आपको पता है। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सपोज आपको पता है पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, यानी कि अगर मैं इस पाई को एज अ कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दूं, दैट मीन्स कि वी कांट चेंज दिस वैल्यू इन आवर प्रोग्राम। यानी कि मुझे पाई की वैल्यू फिक्स रखनी है, ऑब्वियसली ये पाई की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है भी, तो मुझे अगर इसे फिक्स रखना है थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो मैं इस वेरिएबल को एज अ कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दूंगी। तो ये 3.14 जो मैंने लिखा है, ये किस टाइप का कांस्टेंट है, ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। तो कांस्टेंट यहाँ पर इंटीजर टाइप का भी आता है, जिसमें आप ओनली इंटीजर वैल्यू लेते हो। फ्लोटिंग यानी कि पॉइंट्स की वैल्यू लेते हो। कैरेक्टर कांस्टेंट यानी कि कैरेक्टर टाइप की, और स्ट्रिंग यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आता है। यानी कि ये अगर आप वैल्यूज जो ले रहे हो, इनमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हो, कि थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स रहने वाली है। और कांस्टेंट का अल्टरनेट नेम लिटरल्स भी होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। इन केस अगर कभी लिटरल्स का टॉपिक आता है तो वो क्या होता है, वो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोग्राम को लिखने का। तो सी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल लिखते हैं, जिससे हम डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश सिंबल। इसके अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्री प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू ही हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्री प्रोसेसर को हमें डिफाइन डिफाइन करना होता है, उसके बाद ही हम प्रोग्राम को लिखते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारा मेन फंक्शन आता है, जिसे हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो थ्रू मेन फंक्शन हम हमारा सारा काम इसके अंदर ही करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर ही हम हमारा सारा काम करते हैं। एंड आफ्टर दैट रनिंग अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को रन करने के लिए वो हम प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट देखेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक और देखेंगे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोस्तों कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, तो दोस्तों जो भी हम सी का कोड लिखते हैं वो एक सोर्स कोड होता है। तो सोर्स कोड कंप्यूटर कभी समझता नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की नीड होती है। तो जो हमारा ये सोर्स कोड होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू द मशीन कोड वी यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों का काम सेम ही होता है। कंपाइलर इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड, as well as interpreter is also used to convert the source code into the मशीन कोड। बट उनका जो कन्वर्जन है, वो थोड़ा सा कन्वर्जन का वे है वो अलग है। तो अब डिफरेंस देखते हैं, इसमें हमारा डिफरेंस क्या क्या है वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो कंपाइलर में क्या है, टाइप्स आर डिटरमाइंड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। तो जो भी इसके टाइप्स है वो ड्यूरिंग द कंपाइलेशन सारा काम यहाँ पर होता है। और इसका कैसा है, इसका पूरा का पूरा रन टाइम पे होता है। ट्रांसलेशन ऑफ ए प्रोग्राम हैपन ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। तो यहाँ पर प्रोग्राम का ट्रांसलेशन है वो भी कंपाइल टाइम पे होता है। और इसका कैसा है, इसका हमारा
हमारा रन टाइम पे होता है। अब इसमें क्या रहता है, जनरेट मशीन कोड इज स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी डिस्क, जनरेटेड मशीन कोड इज स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी डिस्क एज एग्जीक्यूटेबल। तो जो भी आपकी मशीन कोड जनरेट होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है, सेकेंडरी डिस्क में स्टोर होती है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी रैम में स्टोर होती है जो कि टेम्परेरीली स्टोर की जाती है, और यहाँ पर ये परमानेंटली स्टोर होती है। सिंस कंपाइलर कैन परफॉर्म कंपाइल टाइम ऑप्टिमाइजेशन, इट परफॉर्म सिग्निफिकेंट फास्टर देन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। तो इसमें क्या रहता है, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, तो ये काफी फास्ट होता है एज कंपेयर विद दिस। तो इसका ये कैसा है, ये मोस्टली सारा काम रन टाइम पे करता है, तो इसको काफी टाइम भी लगता है ऑप्टिमाइज करने में और ट्रांसलेट करने में, तो ये काफी स्लो होता है और ये काफी फास्ट होता है। तो कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो ये मेनली डिफरेंस है। तो मोस्टली हम यहाँ पर कंपाइलर ही यूज करते हैं, इंटरप्रेटर को अवॉइड करते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों क्या है, ये दोनों प्री प्रोसेसर है और ये हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर को देखते हैं। प्री प्रोसेसर को हम सी लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं, हैश इंक्लूड, हैश हम यहाँ पर सिंबल, इंक्लूड एक कीवर्ड है, एंगुलर ब्रैकेट में stdio डॉट एच हेडर फाइल है। std मीन्स स्टैंडर्ड, io मीन्स इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आप जो ये दोनों हेडर फाइल है अगर प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करते हो तो ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। सपोज मैंने गेट ch लिखा तो वो वर्क नहीं करेगा, मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब जैसे कि क्लियर स्क्रीन, गेट ch, प्रिंटफ, ये इन हेडर फाइल के अंडर आती है। यानी कि अगर आप ये डिफाइन करोगे तभी आप इनको यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप इनको यूज नहीं कर पाओगे। रेस्ट ये हम कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं नेक्स्ट फाइल को। नेक्स्ट हेडर फाइल क्या है, हैश इंक्लूड कॉन इनपुट आउटपुट डॉट एच, कॉन यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। अब हम देखते हैं मेन प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया। अब मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है वॉइड। वॉइड एक क्या है, डेटा टाइप है, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर मैं प्रोग्राम में लिख देती हूँ वॉइड मेन, दैट मीन्स कि इट विल रिटर्न नथिंग, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ तो मुझे इस स्टेटमेंट के बाद मुझे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा रिटर्न, और अगर कुछ रिटर्न नहीं करा तो मुझे जीरो रिटर्न करवाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर वॉइड लिख देती हूँ तो ओनली स्टेटमेंट लिख सकती हूँ प्रिंटफ लर्निंग सी लैंग्वेज, तो अब ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा एज इट इज। और अगर मैं यहाँ पर वॉइड नहीं लिखती हूँ तो प्रिंटफ के बाद मुझे रिटर्न स्टेटमेंट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। अब देखो वॉइड मेन, वॉइड यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मेन हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका सारा काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक लिखा है स्टेटमेंट, फंक्शन है ये प्रिंटफ, तो सी में अगर कुछ भी स्टेटमेंट इस फॉर्म में आए दैट मीन्स कि वो फंक्शन होता है, और इस फॉर्म में कुछ भी आए तो वो क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, यानी कि जिसे हम एरे बोलते हैं, और ये क्या होता है, फंक्शन होता है। तो प्रिंटफ के अंदर इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक दैट मीन्स कि एक फंक्शन हो गया, और इसके अंदर अगर डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखोगे तो वो आपको एज इट इज आउटपुट प्रिंट करके देगा। और लास्ट में हम इसे क्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी कोलन। तो सी में मोस्टली हम क्या एंडिंग किससे होती है, सेमी कोलन से होती है, और कहाँ कहाँ सेमी कोलन से एंडिंग नहीं होती है वो भी हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो प्रिंटफ लर्निंग सी लैंग्वेज, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, कंपाइल करोगे एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आउटपुट यहाँ पर आपको डिस्प्ले होएगा एज इट इज, जो भी आपने इसके अंदर लिखा है लर्निंग सी लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका ये आउटपुट आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा एज अ आउटपुट। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इसका एक सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल देखेंगे। टिल देन आप ये टॉपिक कवर करें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डील कर सकते हैं, और हम वन बाय वन पूरा का पूरा सी लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट सी प्लस प्लस सारे लैंग्वेज वन बाय वन कवर करेंगे। दोस्तों किसी किसी का क्वेश्चन ये भी आता है कि आज के टाइम में इतनी एडवांस लैंग्वेजेस हो गई है, जावा हो गया है, पाइथन हो गया, तो हम सी से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका एक बेसिक
को आंसर ये रहता है कि जैसे कि कुछ भी हमें स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी हमें एडवांस सीखने से पहले हमें हमारा बेस क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए सी सभी लैंग्वेज का बेस है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए और आप इजीली नेक्स्ट फर्दर लैंग्वेजेस को इजीली ऑप्ट कर पाओ। तो इसके लिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको और फर्दर लैंग्वेज आपको काफी अच्छे से समझ में आए और आपको उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस न हो। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।